हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने जो लिविंग थिंग्स के अंदर एक कैपेसिटी या एबिलिटी पाई जा रही है कि वो सेंस कर पाते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्स कर पाते हैं, उस क्वालिटी या गुण के बारे में स्टडी किया था। अब उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टिमुलस का गुण पाया जा रहा है, स्टिमुलस उनको मिलते हैं, उसके लिए वो इरिटेबिलिटी को दर्शाते हैं, रेस्पॉन्स दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो होम्योस्टेसिस जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, समस्थापन। बायोलॉजिकल मेमोरी या जैविक जो याददाश्त होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब उसी में आगे हम कंटिन्यू करें तो हम ह्यूमन बीइंग की यदि बात करें, मनुष्य की, तो हम एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन का यूज लेते हैं। हमारे अंदर कुछ सेंस ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जैसे स्किन है, आईज है, ईयर्स है, टंग है, नोज है। इन सेंस ऑर्गन के द्वारा हम एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होंगे उसको सेंस कर पाते हैं। पौधे जो है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक, जैसे प्रकाश है, वाटर पानी है, टेम्परेचर है, अदर ऑर्गेनिज्म है, पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है, इनके लिए क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्स कर पाते हैं। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, यानी प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तक, ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट की जो स्टिमुलस है, एनवायरनमेंट के चेंजेज को सेंस करने की और रेस्पॉन्स करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए जो ये प्रॉपर्टी है सेंस करने की, रेस्पॉन्स करने की, इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यानी ऐसी प्रॉपर्टी है ये सेंस करने की और रेस्पॉन्स करने की, जो प्रॉपर्टी या गुण है, यह इस प्रकार की प्रॉपर्टी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यह गुण उपस्थित होगा, इसलिए इसे लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। तो इसके बाद पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है आज का हमारा, वी सेंस आवर एनवायरनमेंट, वी sense our environment through the sense organ, through our sense organs। यानी हम एनवायरनमेंट को किस तरह से सेंस कर पा रहे हैं, हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, संवेदी अंग पाए जा रहे हैं। इन संवेदी अंगों की सहायता से हम एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। टंग से, स्किन से, ईयर से, नोज से, इनसे सब जो सेंस ऑर्गन है, इनसे हम एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। फिर प्लांट जो है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक लाइट, वाटर, लाइट के लिए प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं, वाटर के लिए करते हैं टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स। तो प्लांट एक्सटर्नल फैक्टर जैसे प्रकाश, जल, तापमान, प्रदूषक और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पॉन्स कर पाते हैं। एनिमल में भी ये क्वालिटी मिल रही है रेस्पॉन्स की, स्टिमुलस की, प्लांट्स के अंदर भी ये क्वालिटी पाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ऑल ऑर्गेनिज्म्स यानी सभी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कौन है? ह्यूमन बीइंग। सबसे अधिक जटिल कॉम्प्लेक्स जो यूकैरियोटिक है सेल जिनके अंदर पाई जा रही है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग। कैन सेंस एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज। इस लाइन का मीनिंग क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जैसे ह्यूमन बीइंग, इनमें क्या कैपेबिलिटी, क्या योग्यता पाई जा रही है? ये सेंस कर सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं एनवायरमेंट के क्यूज को। क्यूज वर्ड का मतलब होता है एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें क्यूज बोला जाता है। एनवायरमेंट के अंदर जो भी स्टिमुलस उन्हें मिलेगी उन्हें वो सेंस कर सकते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्स कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है सेंस करने की और रेस्पॉन्स करने की, इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। डिफाइनिंग क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी कहलाएगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसमें यह प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती हो। तो प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स में सेंस करने की और रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, इसलिए यह एक प्रकार की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके अलावा जो ऑल ऑर्गेनिज्म है वो उनके अंदर एंटर होने वाले केमिकल्स के लिए भी क्या करते हैं? केमिकल्स के लिए भी रेस्पॉन्स करते हैं, केमिकल्स को भी क्या कर पाते हैं? हैंडल कर पाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल एंटर होंगे उन केमिकल्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म उन केमिकल्स को हैंडल कर पाते हैं, उन केमिकल्स के लिए रिएक्ट कर पाते हैं। ये कैपेबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। कोई भी केमिकल यदि उनके बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उस केमिकल के लिए वो क्या करेंगे? रेस्पॉन्स करेंगे, उसको हैंडल करने का काम करेंगे। ये गुण भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो ये जो गुण पाया जा रहा है सेंस करने का, रेस्पॉन्स करने का, केमिकल्स जो आ रहे हैं उनको हैंडल करने का, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म therefore are aware of सराउंडिंग। यानी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसके लिए अवेयर रहते हैं, उसके लिए वो जागरूक रहते हैं। ये प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है।
अब ह्यूमन, इसको कॉन्शियसनेस भी हम बोल सकते हैं, यानी उनके अंदर चेतना पाई जा रही है। ह्यूमन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग जो है, आसपास जो वातावरण है उसके लिए अवेयर रहेंगे, जिसे हम कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम चेतना बोलते हैं। तो कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। अब ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो केवल ह्यूमन बीइंग ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है वह केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। स्व चेतना का गुण केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल किसके अंदर पाया जा रहा है? ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो ह्यूमन के अंदर मिल रहा है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस मिल रहा है, इसलिए कॉन्शियसनेस या चेतना जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो सिंपल, पहला तो ऑल ऑर्गेनिज्म अवेयर है देयर सराउंडिंग, उनके आसपास का जो वातावरण है उसके लिए इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्शियसनेस। यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयर रहते हैं, सराउंडिंग के लिए जागरूक रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग डेवलप एनिमल है, डेवलप जंतु है, इसलिए उसके अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जा रही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। स्व चेतना का जो गुण है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग is the only organism who is aware of himself, who is aware of himself, यानी खुद के लिए भी वो क्या रहता है? अवेयर रहता है ह्यूमन बीइंग, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्व चेतना भी इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग खुद के बारे में भी अवेयर रहेगा, खुद के बारे में भी जागरूक रहेगा, इसे ही सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मिरर में हम खुद को देखते हैं, हम सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। तो ये प्रॉपर्टी केवल किसके अंदर पाई जा रही है? ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है। केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की क्षमता, स्व चेतना की जो क्षमता है वो इसके अंदर पाई जाती है। जबकि अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, जो केमिकल्स है उनके अंदर उनको वो हैंडल कर पा रहे हैं, और एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलस है उनके लिए वो रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है। ह्यूमन बीइंग खुद के लिए भी अवेयर रहता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है। इस बेस पर हम कह सकते हैं जो कॉन्शियसनेस है या चेतना जो गुण है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर consciousness therefore becomes the defining property of living organisms, living organisms सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए कॉन्शियसनेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यानी ऐसी प्रॉपर्टी है
जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उपस्थित होगी। जैसे हमने एक रिप्रोडक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग के लेक्चर में, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो कुछ ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से उनके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो अनडिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन कॉन्सियसनेस जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, इसलिए यह लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। और जब ये कॉन्सियसनेस की बात हम ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि लिविंग की प्रॉपर्टी है या नहीं है? इसका एग्जांपल है कॉमा, यानी जो ह्यूमन बीइंग है जब कॉमा स्टेज के अंदर जाता है, कॉमा के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर उसे मशीन पर रखा जाता है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसका लंग काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जा रही है, मशीनों के थ्रू उस ह्यूमन बीइंग को जिंदा रखा जाता है, उस कंडीशन को कॉमा कहते हैं। तो कॉमा जो है उसमें पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगी, तो पेशेंट उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जा रही है कॉमा के पेशेंट के अंदर, जो नॉर्मल लाइफ में आ भी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में आ भी नहीं सकते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ह्यूमन बीइंग के अंदर, कॉमा वाला ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉमा पेशेंट लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बॉडी के पार्ट्स है वो काम नहीं करते हैं, ब्रेन डेड हो चुका है, हार्ट लंग्स जो है उनको फिर मशीनों की सहायता से उनको चालू रखकर उस ह्यूमन को जिंदा रखा जा रहा है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है वो थोड़ी डिफिकल्ट किस केस में हो जाती है, कॉमा के केस के अंदर हो जाती है। और वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट कॉमा पेशेंट था भारत के अंदर था अरुणा शॉनबर्ग, उसकी भी डेथ हो चुकी है। बहुत लंबे समय तक वो कॉमा की अवस्था में रही थी, एक नर्स थी और उसकी डेथ हो चुकी है। तो कॉमा की कंडीशन इस प्रकार की कंडीशन है जो ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी जिसे हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है उसको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाती है, कॉन्शियसनेस इस कॉमा के द्वारा क्लियर नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी जब ह्यूमन बीइंग्स के लिए आती है, व्हेन इट कम्स टू human beings, it is all the more difficult, it is all the more difficult to define the living state, ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कॉन्शियसनेस की, ये प्रॉपर्टी जब ह्यूमन बीइंग के लिए हम बात करें तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों, किस कंडीशन के अंदर होगा, एक कॉमा वाली जो कंडीशन पाई जा रही है उसके अंदर होगा। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉमेटिक पेशेंट, कॉमेटिक की जगह वर्ड कहाँ मिलेंगे, कॉमाटोज पेशेंट, कॉमाटोज पेशेंट अरुणा शॉनबर्ग, डेड। वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट कॉमेटिक पेशेंट है उसका नाम क्या है, अरुणा शॉनबर्ग, उसकी डेथ हो चुकी है। एक नर्स थी, उसकी लंबे समय तक कॉमा की कंडीशन में थी, लगभग 60 साल तक कॉमा की कंडीशन में रही थी और उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी।
वो मर चुकी है। तो कॉमा ऐसी कंडीशन है जिसके आधार पर कॉन्शियसनेस को लिविंग स्टेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। क्यों होगा? क्योंकि हम देखते हैं जो कॉमा के पेशेंट है, कॉमा में है, वो हॉस्पिटल के अंदर जो हार्ट है, लंग्स है, उनको मशीनों के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। हार्ट लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, मशीनों के द्वारा उनका काम कराया जा रहा है। ब्रेन उनका डेड हो चुका है। ब्रेन डेड है तो कॉमाटिक पेशेंट के अंदर, कॉमाटोस पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कॉमा वाले पेशेंट को कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वी ऑब्जर्व पेशेंट्स, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स lying in coma in hospital, lying in coma in hospitals। कोमा के बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको हम किसके अंदर देखते हैं? हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। हॉस्पिटल में उनको हमको दिखाई देते हैं। lying in coma in hospital virtually supported by machines, supported by machines। which replace heart and lungs, which replace heart and lungs। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर जब हम कॉमा वाले मरीज देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उन्हें वर्चुअली सपोर्ट किया गया है मशीनों के द्वारा। मशीनों पर उन्हें जिंदा रखा गया है, जबकि उनके हार्ट, लंग्स, इन्होंने अपना काम करना क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। हार्ट और लंग्स जो है उनको रिप्लेस करके, हार्ट और लंग को रिप्लेस करके उनके स्थान पर उन्हें किसके अंदर रखा जा रहा है? मशीनों के अंदर रखा जा रहा है। तो कॉमाटिक पेशेंट को हॉस्पिटल में देखने पर ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। कॉमा वाले जो पेशेंट है उनके अंदर उन्हें मशीनों के द्वारा क्या रखा जा रहा है? जिंदा रखा जा रहा है। अब इस कंडीशन में जब कॉमा जिनके अंदर, मरीजों के अंदर उपस्थित है, उनका ब्रेन क्या है? डेड है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। यानी ऐसे पेशेंट है जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, मस्तिष्क मर चुका है, लेकिन उन्हें मशीनों के द्वारा क्या रखा जा रहा है? जिंदा रखा जा रहा है। ये कॉमा पेशेंट्स होते हैं। अब ब्रेन जब डेड हो चुका है तो इनके अंदर क्या नहीं मिलेगी? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट होगी। इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती है। इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना नहीं पाई जाती है। अब ये भी पता नहीं है ये कॉमा वाले जो पेशेंट है वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो कॉमा सिंपल सा इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन है, कॉमा ऐसी अवस्था है जिसमें हम स्वचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में हम उसे नहीं ले सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करना कॉमा वाले जो पेशेंट है उनके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस का इसके अंदर हमने पढ़ा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जा रहा है, उसके बारे में हमने स्टडी किया है। अब इसके बाद
यदि हम टिश्यू की प्रॉपर्टी देखें, यानी टिश्यू या ऊतक के अंदर जो गुण पाया जा रहा है वो सेल्स के अंदर नहीं होता है। यानी टिश्यू जो है, ऊतक जिसे बोला जाता है, टिश्यू के गुण या प्रॉपर्टी, टिश्यू की प्रॉपर्टी या गुण सेल्स के अंदर नहीं मिलते हैं। टिश्यू में जो प्रॉपर्टीज पाई जा रही है वो किसके अंदर नहीं मिलेगी? सेल्स के अंदर नहीं मिलेगी। जबकि हम सबको पता है टिश्यू बने किससे हैं? सेल से। सेल्स से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन टिश्यू के गुण सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो टिश्यू होता क्या है? सेल्स का ग्रुप है। सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यू बना, लेकिन जो टिश्यू के गुण है वो किसके अंदर नहीं मिलेंगे? सेल्स के अंदर नहीं मिलेंगे। सेल्स ने आपस में इंटरेक्शन किया, टिश्यू बनाया, लेकिन टिश्यू के गुण सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग जिन्हें बोला जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो किससे बने हुए हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स से इनका फॉर्मेशन हुआ है, मॉलिक्यूल्स से। सेल के ऑर्गेनेल्स या कोशिकांगों का निर्माण किससे होता है? मॉलिक्यूल से होता है। मॉलिक्यूलर जो अवयव हैं, तत्व एलिमेंट्स हैं, उनसे सेल के ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है, सेल के ऑर्गेनेल्स की जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। यानी सेलुलर ऑर्गेनेल्स बने किससे? मॉलिक्यूल से। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ने आपस में इंटरेक्शन किया, आपस में वो मिले, जिससे सेलुलर ऑर्गेनेल्स बना। जैसे हमने पढ़ा था एक एटम, परमाणु, सबसे पहला भाग जो सेल के, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, परमाणु, अणु, इन सब ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया? जैसे डीएनए, आरएनए, इन सब से सेल बनी। सेल के ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूल से बने हैं। सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं पाई जाती है, जिससे वो बने हैं, उन अणुओं के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो सेल्स है, इनसे मिलकर टिश्यू बना, लेकिन टिश्यू के गुण सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। मॉलिक्यूल से मिलकर सेल ऑर्गेनेल्स बने, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है? जो इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स जो इंटरेक्शन कर रही है, आपस में अंतर क्रिया कर रही है, उससे एक हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उच्च स्तर का संगठन बनता है। और उस उच्च स्तर के संगठन के अंदर अलग प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं, जबकि जो उसका एलिमेंट है उसके अंदर अलग प्रकार के गुण मिलेंगे। सेल्स ने इंटरेक्शन किया, हायर मॉलिक्यूल टिश्यू बनाया, मॉलिक्यूल्स ने इंटरेक्शन किया, सेल ऑर्गेनेल्स बनाया, टिश्यू ने इंटरेक्शन किया, ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन ने इंटरेक्शन किया, ऑर्गन के द्वारा सिस्टम बन गया, सिस्टम ने आपस में इंटरेक्शन किया, आपस में अंतर क्रिया की, तो उससे क्या बन गई? बॉडी बन गई। तो डिफरेंट टाइप के जो इंटरेक्शंस हैं, उनसे हायर लेवल का, उच्च स्तर का क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनता है। और कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल पर पाई जाती है। जैसे हम प्रोटोजोआ की बात करें, उससे जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। प्रोटोजोआ की कंपैरिजन में हम ऑर्थोपोडा को देखें तो ऑर्थोपोडा के अंदर ज़्यादा डिफाइंड फीचर मिलते हैं, ज़्यादा क्वालिटीज उनके अंदर है, प्रोटोजोआ के अंदर कम क्वालिटीज या कम गुण उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो इस बेस पर हम पूरा जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेस पर कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जा रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। स्व प्रतिकृति का गुण लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इवोल्यूशन की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, इवोल्यूशन, विकास की प्रॉपर्टी पाई जा रही है। जैसे हमारे अंदर भी लगातार डेवलपमेंट या विकास हो रहा है,
ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से फिर लास्ट धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए ऑर्थोपोडा वाले ऑर्गेनिज्म बने हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इस तरह से इवोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाई जा रही है। नेक्स्ट जो गुण है सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को वो नियमित कर पाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म का गुण है। सेल्फ रेगुलेटिंग, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली क्या है प्रॉपर्टी, खुद का वो नियमन कर पाते हैं, सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सिंपल वेज में याद रखना है, कोई भी जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जैसे टिश्यू है सेल से बनी है लेकिन टिश्यू के गुण सेल में नहीं मिलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूल से बने हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के गुण नहीं मिलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रेप्लिकेटिंग का गुण मिलता है, एवोल्यूशन का गुण मिलता है, सेल्फ रेगुलेटिंग का गुण पाया जाता है। अब बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, बायोलॉजी इज द स्टडी, बायोलॉजी को हम डिफाइन करें, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। जो लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर पाई जा रही है उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी, एक कहानी है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, टफ सब्जेक्ट नहीं है, एक स्टोरी है ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यानी इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन या विकास किस तरह से संपन्न हुआ है उसी की स्टोरी बायोलॉजी है। किस तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी है, इनकी जो स्टोरी है, इनका जो एवोल्यूशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो विकास है, उसी की स्टोरी को हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी कह सकते हैं। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी इस पृथ्वी पर प्रेजेंट में हैं, पास्ट में थे और फ्यूचर में होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लेवल पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जा रहा है, डीएनए, यानी डीएनए ये दर्शाता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपस्थित है। कुछ अपवाद एक्सेप्शंस को हम छोड़ दें तो अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और डीएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म, पास्ट में जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्यूचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सभी आपस में एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इनके अंदर विभिन्न विभिन्नताएं पाई जा सकती है, वेरिएशन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ये इस बात को शो करता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है ये आधा कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्यों किया जाता है उसके बारे में है, टैक्सोनॉमी के बारे में है, जिन्हें हम एक टैक्सोनॉमी वाला चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक का हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अब हमें जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ना है। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना था कि इस पृथ्वी पर कोशिका कैसे आई थी, फिर सेल की क्या प्रॉपर्टी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक हमने जो सेल है उसका ओरिजिन अर्थ पर किस तरह से हुआ उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, सभी लेक्चर्स में। सेकंड,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 8 जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। बाकी का जो इसका बचा हुआ भाग है जो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है उसके अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है 11th क्लास का, बहुत सारे क्वेश्चन नीट में जिसमें से पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।